साल था 1922 और एक 15 साल का छोटा सा बच्चा जापान के शहर टोक्यो में एक मामूली सी ऑटो वर्कशॉप में जाता है नौकरी करने। वर्कशॉप का मालिक इस 15 साला बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसके बाद बच्चे को काम देता है वर्कशॉप की सफाई करने का और अपने बच्चों की देखभाल करने का, क्योंकि वर्कशॉप के मालिक को ये लगा कि ये छोटा सा बच्चा और किसी काम का नहीं। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में कितना बड़ा नाम कमाने वाला है। 2 दिहाइयां गुजरती हैं और ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम था सोइचिरो होंडा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कार्स बनाने वाली कंपनीज और ब्रांड्स को टक्कर देता हुआ नजर आता है। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी होंडा इसी बच्चे के नाम पर थी। ये कहानी है होंडा मोटर्स के मालिक सोइचिरो होंडा की, एक इंतहाई गरीब जापानीज लड़का जिसने अपने बचपन में बेबी सिटिंग की, छोटी मोटी नौकरियां की और फिर उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर्स ब्रांड बन चुकी थी। ये कहानी है होंडा द पावर ऑफ ड्रीम्स की। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है जापान के एक इंतहाई गरीब इलाके टेनरियो शिजुओका में। साल था 1906। माउंट फिजी के नीचे बसने वाले गेही होंडा और इसकी बीवी मिका होंडा के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है सोइचिरो होंडा। सोइचिरो अपने माँ बाप की सबसे पहली औलाद थी। सोइचिरो का बाप एक लोहार था और इसी के साथ साथ वो कस्बे के लोगों की साइकिल्स को भी मुरम्मत किया करता था। सोइचिरो की माँ ऊन धोना करती थी। सोइचिरो ने गुर्बत में आंख खोली और यही गुर्बत उसके 5 बहन भाइयों की जिंदगियां भी खा गई। 8 साल की उम्र में सोइचिरो ने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में गाड़ी देखी। ये गाड़ी थी फोर्ड मॉडल टी। इस 8 साल के बच्चे को इस एक गाड़ी ने इतना जहनी तौर पर मुतासिर किया कि सोइचिरो के बकौल जैसे ही उसने ये गाड़ी देखी तो वो इसके पीछे भागना शुरू हो गया। सोइचिरो के मुताबिक उस वक्त उस गाड़ी ने मेरे जहन को इतना कैप्टिवेट कर दिया कि मैं बगैर कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उस गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा हूँ, मगर मैं भाग रहा था। यह वो लम्हा था जब सोइचिरो की इंजन मोटर्स के साथ फैसिनेशन का आगाज हुआ। सोइचिरो को स्कूल और पढ़ाई में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। फॉर्मल एजुकेशन के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, लिहाजा वो ज्यादातर वक्त अपने बाप के साथ लोगों की साइकिल्स को रिपेयर करने में गुजार देता था। साल 1922 में सोइचिरो ने अपना घर बार छोड़ा और नौकरी की तलाश में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो शिफ्ट हो गया। सोइचिरो को पहली नौकरी मिली आर्ट शोकाई नाम की एक वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में सोइचिरो को जो नौकरी मिली वो थी वर्कशॉप के मालिक का बच्चा संभालना, यानी कि बेबी सिटिंग। अब इस नौकरी से सोइचिरो के पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बन रहे थे और वो वापस अपने गांव भी नहीं जा सकता था। सोइचिरो के जहन में ये डर था कि मैं फेलियर लेकर अपने माँ बाप को और अपने गांव वालों को कैसे फेस करूंगा। फिर यूं हुआ कि वर्कशॉप में गाड़ियों के काम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। वर्कशॉप के मालिक योजो साकिकाबारा को अब मैन पावर चाहिए थी। योजो ने सोइचिरो को बेबी सिटिंग से उठाया और उसे गाड़ियों के मैकेनिक्स के हवाले कर दिया। यहाँ से सोइचिरो ने गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत और लगन ऑलरेडी सोइचिरो के अंदर थी, लिहाजा कुछ ही अरसे बाद उसका शुमार वर्कशॉप के सबसे बेहतरीन किस्म के मैकेनिक्स में होना शुरू हो गया। सोइचिरो कंपनी का सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉय क्या बना, योजो की भी नजरें उसके ऊपर आ गईं। योजो ने बिना कोई देर किए सोइचिरो को अपनी छत्र छाया में ले लिया। अब योजो ने ना सिर्फ सोइचिरो को गाड़ियों की तमाम तर मैकेनिकल एक्सपर्टीज सिखाई, बल्कि उसे कारोबार चलाने के भी तमाम तर हुनर सिखा दिए। अब सोइचिरो के पास गाड़ियों से रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज तो थी ही, साथ में उसके हाथ लग गए बिजनेस को चलाने के तमाम तर फॉर्मूले। उन जमानों में पूरी दुनिया में मोटर स्पोर्ट्स का रिवाज काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया। इसी वजह से साल 1923 में सोइचिरो की अपनी वर्कशॉप जहां पर वो काम करता था बतौर मैकेनिक, इस वर्कशॉप ने भी रेसिंग कार्स बनाना शुरू कर दी। सोइचिरो ने बाकी मैकेनिक्स के साथ मिलकर अपनी वर्कशॉप में एक स्पोर्ट्स कार तैयार की। इस रेसिंग कार का नाम था द कर्टिस। इस कार ने 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि द कर्टिस ने ये चैंपियनशिप जीत ली। उस वक्त सोइचिरो की उम्र सिर्फ 17 साल थी। द कर्टिस ने चैंपियनशिप क्या जीती, सोइचिरो ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन ही बना लिया। 1926 में सोइचिरो को आर्मी में भर्ती किया गया ताकि वो जंग में हिस्सा ले सके, लेकिन सोइचिरो निकला कलर ब्लाइंड। इस मेडिकल कंडीशन की वजह से सोइचिरो को आर्मी में नहीं लिया
गया। 1928 में आर्ट शोकाई की एक नई ब्रांच का आगाज किया गया हमामात्सु में। इस वर्कशॉप का इंचार्ज बनाया गया सोचेरो को। शुरू में ये वर्कशॉप बिल्कुल नहीं चली क्योंकि लोग अपनी मोटर कार्स को एक ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहते थे कि जो बेहद जवान है और जिसके बारे में इन लोगों का ख्याल ये था कि इसे शायद ज्यादा चीजों का नहीं पता। काम ना होने के बावजूद सोचेरो ने हार नहीं मानी। ये अपने काम में लगा रहा। इसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता ये उसे पूरी ईमानदारी, दयानत और लगन के साथ करता। इसका सिला सोचेरो को ये मिला कि 2 साल के अंदर अंदर इसकी वर्कशॉप पर काफी ज्यादा काम आना शुरू हो गया। ये वर्कशॉप जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पर सिर्फ एक शख्स था जिसका नाम था सोचेरो और 2 साल के अंदर अंदर इस वर्कशॉप के अमले की टोटल तादाद हो गई 30। वर्कशॉप के ऊपर काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये लोग दिन रात काम करने के ऊपर मजबूर हो गए। सोचेरो को वर्कशॉप के कारोबारी मामलात को संभालने के लिए अपनी बीवी तक को कारोबार में इन्वॉल्व करना पड़ गया। रेसिंग कार्स बनाने का शौक सोचेरो के अंदर अभी भी जूं का तू मौजूद था। हमामात्सु में ही सोचेरो ने एक रेसिंग कार बनाई जिसने एक स्पीड रिकॉर्ड कायम किया जापान के अंदर कि ये कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागी। इस कार को कोई और नहीं बल्कि सोचेरो ने खुद ड्राइव किया। क्योंकि सोचेरो एक ब्रिलियंट मैकेनिक तो था ही, साथ में अब वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कार रेसर भी बन चुका था। इस स्पोर्ट्स कार का ये स्पीड रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक कायम रहा। 1936 में हमामात्सु स्पोर्ट्स कार को ही चलाते हुए टोक्यो शहर के अंदर सोचेरो को एक इंतहाई खौफनाक ट्रैफिक के हादसे का सामना करना पड़ा। इस हादसे में सोचेरो शदीद जख्मी भी हुआ। इस हादसे की वजह से सोचेरो को 2 से 3 महीने हॉस्पिटल के बेड पर गुजारने पड़ गए। लेकिन कमाल बात यह है कि हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर सोचेरो दोबारा से स्पोर्ट्स ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाता हुआ नजर आया। दोबारा स्पोर्ट्स कार्स चलाने की वजह से सोचेरो की अपनी बीवी और अपने वालिद के साथ काफी शदीद किस्म की झड़प भी हुई। ये फैमिली क्लैश इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि सोचेरो को स्पोर्ट्स कार चलाने से हमेशा हमेशा के लिए माजरत करनी पड़ गई। 1936 में सोचेरो होंडा गाड़ियों की रिपेयरिंग करके बोर हो चुका था। अब वो इस काम से आगे जाना चाहता था। अब वो खुद से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाना चाहता था। होंडा ने आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच के शेयर होल्डर्स को एक प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल था कि इस कंपनी को एक अलग सी कंपनी के नाम से रजिस्टर कराया जाए और इस नई कंपनी के अंडर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को बनाया जाए। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने होंडा की इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। इन लोगों ने यही सोचा कि जब रिपेयरिंग की वजह से वर्कशॉप में अच्छा खासा काम आ रहा है, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, तो क्या जरूरत है एक नया वेंचर करने की, एक नया गैम्बल लेने की। इन लोगों ने जब होंडा का प्रपोजल रिजेक्ट किया तो होंडा ने अपनी नई कंपनी बना डाली। इस कंपनी का नाम था टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री। होंडा ने इस कंपनी के अंदर बनाने शुरू किए गाड़ियों के पिस्टन रिंग्स। होंडा ने अपने करीबी साथी शिचिरू काटो को अपनी इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा और काटो ने अपनी इस नई कंपनी को बिल्डअप करने के लिए दिन रात एक कर दिए। होंडा दिन के टाइम आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच के अंदर काम किया करता था, जबकि रात को ये अपनी कंपनी के अंदर जाकर पिस्टन रिंग्स को बनाया करता था। अपने नए प्रोजेक्ट में होंडा को इनिशियली कोई कामयाबी या ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनफैक्ट दिन रात काम करने की वजह से होंडा का काफी ज्यादा वेट गिर गया। उसे सेहत के मसाइल का भी सामना करना पड़ गया। सीरीज ऑफ फेलियर्स का सामना करने के बाद होंडा ने हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में बतौर पार्ट टाइम स्टूडेंट दाखिला ले लिया। अब वो मेटलर्जी के सब्जेक्ट को डीप जाकर स्टडी करना चाहता था ताकि उसे जिन फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है वो उन्हें ओवरकम कर सके। 1939 में बिल आखिर होंडा को कामयाबी मिल गई। होंडा एक फुली फंक्शनल वर्किंग पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। ये वो टाइम था जब होंडा ने आर्ट शोकाई हमामात्सु ब्रांच से इस्तीफा दे दिया। इसने वर्कशॉप की दूसरे मैकेनिक्स के हवाले और आकर फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। होंडा ने अपनी कंपनी में दिन रात पिस्टन्स बनाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके पिस्टन्स के डिजाइन्स में अभी भी फ्लॉज थे जिनको ओवरकम करने की होंडा पूरी कोशिश कर रहा था। उन्हीं जमानों में टोयोटा कंपनी ने होंडा को अप्रोच किया और टोयोटा कंपनी की डिमांड के ऊपर होंडा ने टोयोटा कंपनी को 50 पिस्टन रिंग्स बना कर दिए। प्रॉब्लम ये हुई कि टोयोटा कंपनी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 50 में से सिर्फ 3 पिस्टन ही एक्सेप्टेबल हुए। ये फेलियर भी होंडा के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन इसके बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों तक वो पूरे जापान में फिरा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर इसने तालीम हासिल की या ऑटो वर्कशॉप्स में जाकर काम सीखता रहा
ताकि इस सारे नॉलेज की मदद से वो एक ऐसा पिस्टन रिंग बनाने में कामयाब हो जाए जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। अपने सारे नॉलेज को यकजा करके होंडा ने दोबारा से एक नया पिस्टन बनाया और इस मर्तबा होंडा को मिले इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इस पिस्टन का डिजाइन भी शानदार था और साथ में ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के तमाम टेस्ट भी पास कर गया। इस पिस्टन की डिमांड के ऑर्डर्स होंडा को पूरे जापान में से मौसूल होना शुरू हो गए। ये ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे कि इनको पूरा करने के लिए होंडा को अपनी कंपनी में 2000 लोगों को भर्ती करना पड़ा। होंडा के लिए सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था कि जापान 1941 में पैसिफिक वॉर में कूद पड़ा। इस जंग का होंडा को नुकसान ये हुआ कि उसकी कंपनी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के अंडर चली गई। होंडा की कंपनी की 45% इक्विटी टोयोटा मोटर्स ने खरीद ली। साथ ही होंडा को अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। इसी के साथ साथ होंडा की कंपनी के कई मुलाजमीन ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब उन्हें कंपनी में नहीं जाकर जंग में हिस्सा लेना था। 1944 में जापान शिकस्त के बिल्कुल करीब था। जापानीज नेशन ये जंग हार चुकी थी और ये सबको मालूम था। हमामात्सु के ऊपर दुश्मनों की शदीद बमबारी जारी थी और इसी बमबारमेंट का निशाना होंडा की कंपनी भी बन गई। होंडा की कंपनी बमबारमेंट की वजह से राख का ढेर बन गई। इसके बाद आया जापान में नानकाई अर्थक्वेक। होंडा की कंपनी का जो कुछ बचा कुचा था वो इस जल्जले की नजर हो गया। 1945 में जापान ने जंग में सरेंडर कर दिया, लेकिन बाय दैट टाइम होंडा की कंपनी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जंग खत्म हुई तो होंडा ने अपनी कंपनी का बचा कुचा तमाम तर एसेट्स टोयोटा कंपनी के हाथों फरोख्त कर दिया। इस डील के नतीजे में होंडा को जो रकम मिली वो थी 4,50,000 येन। अब जंग की वजह से जापान और जापानी अवाम की हालतें काफी ज्यादा पतली हो चुकी थीं। ना कुछ खाने को था, ना कुछ पहनने को, ना ही कुछ शेल्टर के नाम पर इस कौम के पास था। होंडा की अपनी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं था कि वो अपनी गाड़ी निकाल कर मार्केट जाए और अपनी फैमिली के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीद सके। उन्हीं दिनों होंडा के हाथ में लगा एक जनरेटर इंजन। ये इंजन मिल्कियत था जापान की इंपीरियल आर्मी के। ये इंजन जंग के दौरान वायरलेस रेडियो को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन के डिजाइन ने होंडा को काफी ज्यादा फैसिनेट किया। इस इंजन को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद होंडा के जहन में आया एक आइडिया। वो आइडिया ये था कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल के ऊपर नस्ब करके देखा जाए कि ये कैसे काम करता है। उन जमानों में साइकिल के ऊपर इंजन लगाकर उसे दौड़ाना यूरोप में काफी ज्यादा आम हो रहा था, लेकिन जापान में ये टेक्निक बिल्कुल नई थी। 1946 में होंडा ने अपने इस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अपने कोल्ड वेयर हाउस में होंडा ने बुनियाद रखी होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इस जगह पर बैठकर होंडा सिर्फ मोटर बाइक्स का एक नया डिजाइन बनाने के बारे में सोचना शुरू हो गया। इस आइडिया में होंडा के साथ 12 और लोग शामिल हो गए। दिन रात एक करने के बाद बिल आखिर इन लोगों ने एक ऐसी साइकिल का डिजाइन इजाद कर लिया कि जिसके ऊपर एक छोटा सा इंजन भी नस्ब था और इस साइकिल के स्पेयर पार्ट्स होंडा ने खुद डिजाइन किए थे। ये साइकिल चूंकि कीमत में सस्ती थी लिहाजा ये धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो गई। अब होंडा चूंकि इन साइकिल्स पर लगाता था सेकंड हैंड इंजन, तो ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा के पास सेकंड हैंड इंजन्स की कमी हो गई। अब होंडा के पास ऑर्डर्स को पूरा करने का सिर्फ एक सोल्यूशन था कि उसे अपना एक अलग से नया इंजन इजाद करना था। 1947 में होंडा ने टाइप ए इंजन बना लिया। ये वो टाइम था जब किसी भी मशीन के ऊपर होंडा कंपनी का मोनोग्राम पहली मर्तबा छपा। 1948 में होंडा ने होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इनिशियली ये कंपनी सस्ते मोटर बाइक्स बनाया करती थी ताकि जापानीज वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। अब सुचेरो को चाहिए थे ज्यादा पैसे ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके। पैसों की इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए होंडा ने पूरे जापान के 18,000 बाइसाइकिल शॉप ओनर्स को ओपन लेटर लिखा। इन 18,000 में से 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को वापस मुस्बत रिप्लाई भी दिया। इन 3,000 शॉप ओनर्स ने होंडा को पैसे भी दिए और इन पैसों की मदद से होंडा ने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर दिया। अगले ही साल होंडा कंपनी ने एक फुल फ्लैज मोटर बाइक तैयार करके मार्केट में उतार दिया। इस मोटर बाइक का नाम था मॉडल डी। मॉडल डी मोटर बाइक को ज्यादा लोगों ने नहीं खरीदा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये मोटर बाइक एक तो काफी ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा वजनी था। इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए होंडा
होंडा ने दोबारा से मोटर बाइक के एक नए डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब होंडा बनाना चाहता था एक ऐसा मोटर बाइक जो कि साइज में भी छोटा हो और वजन में भी लाइट हो। ये नया मोटर बाइक डिजाइन करने में होंडा को लगे 3 साल। इस नए मोटर बाइक वेरिएंट का नाम रखा गया द सुपर कब। ये मोटर बाइक पूरे जापान में एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। ये मोटर बाइक इतना ज्यादा फेमस हुआ कि इसकी शोहरत जापान के शाही खानदान तक जा पहुंची और उन्होंने भी इस मोटर बाइक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मौके पर होंडा को मिला एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जिसका नाम था टाकियो फुजिसावा। टाकियो ने ना सिर्फ होंडा को दिया कैपिटल बल्कि साथ में होंडा को दी बिजनेस स्ट्रेटेजीज। इस बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से होंडा कंपनी का द सुपर कब जापान से निकलकर सीधा यूएस में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। 1958 में द सुपर कब अमेरिका के अंदर लैंड होता है। इस मोटर बाइक की अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस थी सिर्फ $295। अमेरिका के अंदर भी इस मोटरसाइकिल की फरोख्त एक इंस्टेंट हिट साबित हुई क्योंकि ये मोटर बाइक बाकी तमाम मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनीज के प्रोडक्ट्स के नतीजे में काफी ज्यादा सस्ता था। अमेरिकन अवाम ने भी ये मोटर बाइक धड़ाधड़ खरीदा। इसके बाद होंडा ने अपने मोटर बाइक्स को रेसिंग ट्रैक्स के ऊपर भी उतारना शुरू कर दिया। होंडा की बनाई हुई स्पोर्ट्स बाइक्स ने दुनिया भर की रेसिंग चैंपियनशिप्स को जीतना शुरू कर दिया। इन फतूहात की वजह से होंडा का नाम पूरी दुनिया में गूंजना शुरू हो गया। 1960 यानी कि 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन गई। मोटरसाइकिल्स की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद अब होंडा एक मर्तबा फिर सोचना शुरू हुआ कार्स की दुनिया की तरफ। एक बेहतरीन किस्म की कार बनाने का ख्वाब तो वो 8 साल की उम्र से देख रहा था। अपना ये ख्वाब वो कैसे अधूरा छोड़ देता। होंडा को कई लोगों ने मशवरा दिया कि जापान में ऑलरेडी निसान, टोयोटा और दूसरी कई कंपनीज हैं जो कि गाड़ियां बना भी रही हैं और उनकी गाड़ियां जापान में चल भी रही हैं। जापान को कार के एक नए ब्रांड की कोई जरूरत नहीं। लेकिन होंडा ने इस किस्म की किसी भी बात के ऊपर कोई कान नहीं धरे। 1963 में बिल आखिर होंडा कंपनी ने अपनी पहली गाड़ी मार्केट में उतारी। ये थी T360 मिनी ट्रक। ये ट्रक जापान के अंदर कुछ ज्यादा हिट साबित नहीं हुआ। इसके बाद होंडा कंपनी ने अपनी एक 2 डोर स्पेशल किस्म की स्पोर्ट्स कार बनाई लेकिन वो भी कुछ ज्यादा हिट साबित नहीं हुई। इस स्पोर्ट्स कार के तो सिर्फ 1300 ही वेरिएंट तैयार किए गए। इन गाड़ियों के नाकाम होने के बावजूद होंडा ने हार नहीं मानी। अब होंडा ने दोबारा से रुख किया रेसिंग ट्रैक्स की तरफ। होंडा कंपनी ने बनानी शुरू की स्पोर्ट्स कार्स। होंडा की स्पोर्ट्स कार्स इंस्टेंट हिट साबित तो हुई। इन गाड़ियों ने कई मेजर चैंपियनशिप्स भी जीती लेकिन ये गाड़ियां आम रोड पर दौड़ाने के काबिल नहीं थीं। एक आम आदमी को जिस किस्म की गाड़ी चाहिए थी अभी तक उस किस्म की गाड़ी होंडा कंपनी नहीं बना पाई थी। ये देखते हुए होंडा ने स्पोर्ट्स ट्रैक से ली लीव और अपनी सारी कंसंट्रेशन लगा दी एक ऐसी आम गाड़ी बनाने में जो कि जापान की आम मार्केट को कैप्चर कर सके। 1972 में होंडा कंपनी ने लॉन्च की होंडा सिविक। होंडा सिविक ने ऑटोमोबाइल्स की मार्केट में कोहराम बर्पा कर दिया। ये गाड़ी जापान क्या पूरी दुनिया में ही इंस्टेंट हिट साबित हुई। ये गाड़ी चूंकि अपने CVCC मॉड्यूल की वजह से पेट्रोल कम खाती थी, इसकी माइलेज काफी ज्यादा अच्छी थी और 70s में चूंकि पूरी दुनिया खास तौर पर यूरोप और अमेरिका फ्यूल शॉर्टेज का बुरे तरीके से शिकार थे, लिहाजा आम पब्लिक के बीच में ये कम पेट्रोल खाकर ज्यादा चलने वाली गाड़ी एक नेमत से कम नहीं थी। होंडा ने अपनी गाड़ी होंडा सिविक में ही दिया कैटालिटिक कन्वर्टर जिसकी वजह से पोल्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा काबू पाने में आसानी हो गई। अब ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में होंडा कंपनी के पैर जम चुके थे। होंडा सिविक के बाद होंडा कंपनी का अगला गेम चेंजर था होंडा एकॉर्ड। होंडा एकॉर्ड चलने में, फ्यूल कंजप्शन में और बाकी तमाम मैकेनिक्स में बिल्कुल होंडा सिविक के जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि होंडा एकॉर्ड होंडा सिविक की तरह हैचबैक नहीं थी। ये सेडान गाड़ी थी, ये बड़ी गाड़ी थी, इसकी स्पेस ज्यादा थी, तो आम पब्लिक के बीच में ये गाड़ी भी हिट साबित हुई। अपनी क्वालिटी, स्पेस और डिजाइन की वजह से होंडा एकॉर्ड ऑटोमोबाइल्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई। 1980 की दिहाई का जब आगाज होता है तो होंडा कंपनी जापान के अंदर गाड़ियां बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और जब ये दिहाई खत्म हुई यानी कि 10 साल के अंदर अंदर होंडा कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाली तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। सुचेरो होंडा ने 1973 में होंडा कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को सुचेरो होंडा इस जहाने फानी से कूच कर गया। आज सुचेरो होंडा की ये कंपनी जहाज भी बनाती है, मोटर बोट्स के इंजन भी बनाती है, हत्ता
हत्ता के रोबोट्स तक बना रही है। अगर मेहनत और लगन हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।